हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है रोटर एंगल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा इसका पहले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी जो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जैसा हम लोग को डिस्कस किया फ्रेंड्स। रोटर एंगल स्टेबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है, वोल्टेज स्टेबिलिटी है। इसमें आज की टॉपिक में हम लोग रोटर एंगल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, पहले फ्रेंड्स रोटर एंगल स्टेबिलिटी क्या होता है, जैसा पहले हम लोग डिस्कस किया था। ये बेसिकली सिंक्रोनस मिशन है। कभी भी कोई भी एक डिस्टरबेंस होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम में, कभी भी डिस्टरबेंस होता है उसमें आपको इसका जो एबिलिटी है, इसका जो ताकत है, वो स्टिल सिंक्रोनिज्म कंडीशन में रहने का इसका जो ताकत है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, इसका रोटर एंगल स्टेबिलिटी बोलते हैं। ये स्टेबिलिटी बेसिकली डिपेंड करता है जो रोटर और स्टैटर के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क है। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क और इसका जो मैकेनिकल टार्क है रोटर का मैकेनिकल टार्क और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क है, ये दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है। कोई एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है या रिस्टोर करने का चक्कर में जो इसका जो एबिलिटी होते हैं उसी को हम लोग रोटर एंगल स्टेबिलिटी बोलते हैं। ये इनस्टेबल कब होगा फ्रेंड्स, कभी भी कभी भी आपको एंगुलर स्विंग से बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाते हैं। ये नहीं, ये तो कुछ कुछ जनरेटर से आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म या सिंक्रोनिज्म लॉस हो जाता है तो तब होते हैं। इसमें आपको दो प्रकार का हो सकते हैं। एक हम बोला था जो डिस्टरबेंस है, अगर स्मॉल डिस्टरबेंस है तब आप इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्नल रोटर एंगल स्टेबिलिटी। इसी को ही हम लोग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। ये बेसिकली कभी भी ये पावर सिस्टम में आप धीरे धीरे लोड बढ़ा देते हैं, छोटा छोटा लोड बढ़ाते हैं, तब ये हो सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये स्टेबल मतलब क्या होते हैं, अगर इसका जो रोटर एंगल है डेल्टा है, अगर आपको नॉन ऑसिलेटरी मोड में अगर थोड़ा सा अगर इंक्रीज होकर फिर आपको धीरे 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 डैम्प आउट हो जाता है तो ये स्टेबल है। अगर डैम्प आउट नहीं होता है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो अनस्टेबल है, राइट। लेकिन जनरली ये फ्रेंड इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। स्मॉल डिस्टरबेंस या स्मॉल सिग्नल या स्टेडी स्टेट अनस्टेबिलिटी को इजीली हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवीआर को यूज़ करके। एवीआर को अगर प्रॉपरली आप वोल्टेज कंट्रोल करके इसका पावर को एडजस्ट कर सकते हैं तो आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल तभी होगा अगर आपका एवीआर ऑलरेडी मैनुअल मोड में है या कांस्टेंट एक्साइटेशन मोड में है, या नहीं है तो कोई ऑलरेडी लिमिटर एक्ट हो गया, इसका फील्ड करंट लिमिटर है, तभी आपको ये अनस्टेबल हो सकता है। अदरवाइज आपको इसका जो स्मॉल डिस्टर्बेंसेस में जो अनस्टेबिलिटी है वो होने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन अगर अगर ये होता है धीरे 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 स्टार्ट हो रहे हैं, इसका ऑसिलेशन धीरे 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 डेल्टा स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको स्मॉल रिपल इफेक्ट बोलते हैं, धीरे धीरे अगर इंक्रीज होते हैं और अनस्टेबल हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और उस केस में जिसका आपको डैम्पिंग टर्क अगर सफिशिएंट नहीं है तभी ये चीज़ हो सकता है अनस्टेबल। ठीक है, ये बेसिकली ये रोटर एंगल का स्मॉल सिग्नल डिस्टर्बेंस या ये स्टेबिलिटी डिपेंड करता है फ्रेंड्स इनिशियल स्टेट ऑफ द ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ द सिस्टम में। इनिशियली वो कौन सी डेल्टा पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जनरली 10 से 20 सेकंड का डिस्टर्बेंस का टाइम बाद 10 से 20 सेकंड में ये चीज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं फ्रेंड्स लार्ज डिस्टर्बेंस का रोटर एंगल स्टेबिलिटी। इसी को ही हम लोग ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी बोलते हैं। ये बेसिकली कभी ये मेजर सडनली बड़ा जनरेटर आउट हो गया, बड़ा कोई लोड आउट हो गया, या नहीं तो कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया था, उस केस में इसका जो एबिलिटी है मिशन का, उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनिज्म में ही रहने का जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं लार्ज डिस्टर्बेंस, या नहीं है तो ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज होते हैं रोटर एंगल में, और चेंज होके इसका जो डेल्टा 90 डिग्रीज के ऊपर नहीं पहुंचते हैं और इसका विद इन लिमिट में होते हैं, और इसकी पहले ही कुछ एक्शन लेकर ये अगर मेंटेन कर सकते हैं तो वो स्टेबल हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसिएंट स्टेबल है। ठीक है, ये भी आपको इनिशियल ऑपरेटिंग स्टेट है। इनिशियली आपको कौन सी डेल्टा एंगल पे लोड एंगल पे आपका सिस्टम काम कर रहा है, इनिशियली कौन सी लोड एंगल पे आपको ये चल रहे हैं, इसके ऊपर ये बहुत डिपेंड करते हैं। ठीक है, और आपको ये डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स
यूजुअली आपको देखेगा तो लार्ज सिग्नल स्टेबिलिटी है फ्रेंड्स, जनरली आपको ओनली फर्स्ट स्विंग में ही पता चल जाता है आपको लार्ज सिग्नल का। अगर कोई भी लार्ज डिस्टर्बेंस हुआ है तो ये फर्स्ट स्विंग में इनिशियल जो ऑपरेटिंग डेल्टा से लेकर अगर ये फर्स्ट स्विंग में ही डेल्टा 90 डिग्रीज के ऊपर पहुंच जाते हैं तब ये तो अनस्टेबल है। अगर जनरली ये क्या होता है, डिस्टर्बेंस होने के बाद ये चीज़ फर्स्ट स्विंग इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। ये डिस्टर्बेंस होने के बाद 3 to 5 सेकंड फ्रेम में आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आफ्टर फर्स्ट स्विंग है, बियॉन्ड फर्स्ट स्विंग में कभी भी इंस्टेबल होता है तो वो आपको 10 से 20 सेकंड आफ्टर डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब दूसरा मिशन का वजह से या नहीं तो इसी में ही जो अनस्टेबल होते हैं फर्स्ट स्विंग का बात है तब, मतलब ये और जो डिस्टर्बेंस है और वर्सन होते हैं आगे फर्स्ट स्विंग में थोड़ा सा मिनिमम है, इसके बाद और वर्सन होता है तो उस केस में भी ये अनस्टेबल हो सकते हैं। आप अगर देखेगा तो फ्रेंड्स रोटर एंगल स्टेबिलिटी हमको समझना है तो बहुत ही आसान तरीके से अगर समझ सकते हैं, अगर आप एक सिंपलीफाइड टू मिशन का मॉडल अगर आप ले लेगा तो टू मिशन मॉडल में क्या है, ये एक सिंपल एक सिंक्रोनस जनरेटर है, एक सिंक्रोनस मोटर है। एक सिंक्रोनस जनरेटर एक सिंक्रोनस मोटर को फीड कर रहे हैं थ्रू ट्रांसमिशन लाइन का थ्रू। अगर इस केस को अगर आप समझ सकते हैं तो रोटर एंगल स्टेबिलिटी का ना बहुत आराम से समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो एनालिसिस को। ठीक है, अभी हम लोग समझ लेंगे जैसे इसका इक्विवेलेंट सर्क्यूट आप निकालेगा तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपको सिम ये बेसिकली ये इसीलिए निकलते हैं, ये कोई भी मतलब आपको जो डिस्टर्बेंस जैसे डिफरेंट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको इसमें अगर आप समझ गए ना, आप कोई भी नेटवर्क में आप समझ सकते हैं थोड़ा आसान से, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट सर्क्यूट देखिएगा तो ये आपका जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्क्यूट है। जनरेटर का वोल्टेज है ईजी है। यहाँ आप देखिएगा तो जो डेल्टा है बेसिकली फिजिकली इस केस में और आसान क्या है फ्रेंड्स, जो डेल्टा है फिजिकली इस रोटर का और इस रोटर का जो एंगुलर डिफरेंस है वही यहाँ डेल्टा है। नॉर्मली क्या होते हैं, दोनों वोल्टेज के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस है उसको डेल्टा बोलते हैं, लेकिन यहाँ दोनों सिंक्रोनस मिशन से तो इसका फिजिकली इसका रोटर डिफरेंस है एंगुलर डिफरेंस इलेक्ट्रिकल का वही आपका यहाँ डेल्टा है। अब मान लेंगे ये आगे चल रहे हैं, ठीक है, ये लीडिंग में चल रहे हैं, यहाँ से इसका रेफरेंस दे देगा तो मोटर का ये 0 पे है तो ये आगे लीडिंग में होगा इसका वोल्टेज। सो जनरेटर का इंटरनल वोल्टेज है एट एन एंगल डेल्टा है, इसका जनरेटर का इंटरनल रिएक्टेंस एक्स जी है और लाइन का रिएक्टेंस एक्सएल है और मोटर का भी एक्सएम में मोटर का रिएक्टेंस है और इसका इंटरनल वोल्टेज है ईएम है, ठीक है फ्रेंड्स। सो टर्मिनल पे आप देखेगा तो जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज पे ईजीटी है, मोटर का टर्मिनल वोल्टेज है ईएमटी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका हम लोग फेजर डायग्राम और इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस सर्किट ड्रा करेगा तो फेजर डायग्राम में आप देखेगा तो इनिशियली ई मोटर इसको रेफरेंस मान लीजिए ईएम में, और इसका कुछ इसका लोड वोल्टेज के साथ लोड आपको जो इसका जो फेज एंगल जो भी आपको होगा पावर फैक्टर एंगल है जिस पावर फैक्टर पे ये मोटर चल रहे हैं उस पावर फैक्टर के अकॉर्डिंगली ये आपको करंट होगा, ये आपका पावर फैक्टर एंगल होगा, उसका 90 डिग्रीज में टोटल रिएक्टेंस आएगा। ये रिएक्टेंस कैसे होगा, टोटल आपको एक्स जी प्लस एक्सएल प्लस एक्सएम में जो यहाँ मेंशन किया था, ठीक है, ये तीनों का टोटल रिएक्टेंस आपको होगा एक्स टी है, ठीक है। इसके बाद आप इसका जो पावर ट्रांसफ़र आप अगर आप डिराइव करेंगे तो पावर ट्रांसफ़र क्या होगा हमको ऑलरेडी पता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज इनटू रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस एक्स टी, ठीक है, इनटू साइन ऑफ डेल्टा है, ठीक है। और इसमें आप देखेगा तो इसमें क्या होता है जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, ये बेसिकली आपको डेल्टा है। अगर इसमें आप देखेगा तो फ्रेंड्स जो मैक्सिमम पावर कब होगा आपको डेल्टा 90 डिग्रीज में होगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ, एक्टिव पावर है जो जनरेटर से मोटर जो एक्टिव पावर वो आपको ट्रांसमिट कर रहे हैं वो मोटर है वेरी करते हैं इसका एक्टिव पावर, वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, इसका दोनों का रोटर का बीच में जो एंगुलर डिफरेंस है उसका साइन ऑफ एंगल का हिसाब से ये प्रोपोर्शनली वेरी करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो इसका जो पावर है जो जनरेटर से आपको जो मोटर पावर जा रहा है एक्टिव पावर, अगर इसको आप प्लॉट करेगा तो आपको प्लॉट ऐसे होगा, क्योंकि ये आप देखेगा तो ये एक कांस्टेंट ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आप एवीआर का इफेक्ट आप नेग्लेक्ट करेगा तो ये एक कांस्टेंट ही मान लीजिए। सो आपको ये बेसिकली एक प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा,
ठीक है, इसको हम लोग पी मैक्सिमम मान लेगा तो पी मैक्सिमम साइन डेल्टा। सो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू पी मैक्सिमम है वो आप डेल्टा साइन ऑफ साइन एंगल, जैसा साइन कर्व होता है ऐसे ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड। सो इसका प्लॉट करेगा तो पावर आउटपुट और डेल्टा एक पावर एंगल, इसको हम बोलते हैं पावर एंगल कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा आपको डेल्टा 90 डिग्रीज में आएगा। उसका जो मैक्सिमम वैल्यू में साइन डेल्टा 90 होगा। सो ई जी इंटू ई एम बाई एक्स टी आता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखेगा तो इसमें आपको ये सिस्टम स्टेबल कब है, ये सिस्टम स्टेबल तभी है आपको डेल्टा है आपको +90 से लेकर -90 तक। यहाँ आप देखेगा तो इसका पावर एंगल कर्व में आपका ये, अगर आपको डेल्टा इंक्रीज होने से पावर आपको पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है तो आपको सिंक्रोनस जनरेटर है, अगर नेगेटिव है और इंक्रीज हो रहा है तो आपको सिंक्रोनस मोटर है। इस साइड आपको पावर नेगेटिव है, इस साइड आपको पावर पॉजिटिव है। ठीक है। सो अभी आप देखेगा तो इस सिस्टम में आपको डेल्टा है, ओनली आपको डेल्टा +90 है, +90 से लेकर -90 तक ही ये आपको सिस्टम स्टेबल है। अगर ये -90 का इसकी बाद भी क्रॉस होगा या +90 का बाद भी क्रॉस होगा तो ये सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, मतलब आप देखेगा तो जो डी डेल्टा पे डी डी पी, इसका जो डेल्टा है जो लीनियर कर्व है इसका जो स्लोप है जब पॉजिटिव होता है तभी आपको ये स्टेबल है। अगर ये स्लोप आपको पॉजिटिव नहीं होते हैं तब आप, अगर पॉजिटिव नहीं होते हैं, पॉजिटिव मतलब क्या है फ्रेंड, अगर आपको डेल्टा बढ़ने से आपका पावर बढ़ते हैं कोई भी डायरेक्शन में, डेल्टा बढ़ने से आपका एक्टिव पावर भी बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव है। अगर आप डेल्टा बढ़ने से डेल्टा जैसे 90 डिग्रीज का बाद डेल्टा बढ़ने से एक्टिव पावर नहीं बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप है। ठीक है। सो अगर इसको जब देखेगा तो जो डेल्टा धीरे 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 ऐसे बढ़ता रहता है तो दोनों बीच में जो रोटर का जो एंगुलर डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो वो धीरे 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 पहुंच के एक वैल्यू पे रुकेगा, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू है पावर का। अगर इसकी बाद आप एक भी एंगल अगर बढ़ते हैं इसके बाद सिस्टम क्या होता है, कोलैप्स हो जाते हैं सिस्टम में, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म इसका जो है वो लॉस हो जाता है दोनों एंगल का। जैसे इस सिस्टम आप देखेगा तो इस सिस्टम इतना अच्छा है, जो रोटर इसका मूव होता है इसके अकॉर्डिंगली ये रोटर मूव हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों एकदम सिंक्रोनिज्म में, ये भी सिंक्रोनिज्म में ये भी सिंक्रोनिज्म में। सो इसी वजह से ये रोटर से एग्जैक्ट इसी स्पीड में घूम रहे हैं। अगर ये सिस्टम जैसे ही सिंक्रोनिज आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो गया तो ये दोनों रोटर को आपको कोई भी पोजीशन पे रहेगा, कोई भी स्पीड पे रहेगा और सिस्टम में अनस्टेबल होगा। ठीक है फ्रेंड। सो इसीलिए वो डेल्टा जैसे ही +or -90 डिग्रीज या 90 डिग्रीज जैसे ही क्रॉस हो गया तो ये क्या हो रहे हैं, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो रहे हैं। राइट। सो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो रहे हैं। इसी वजह से अगर आप इसका जो स्टेबिलिटी लिमिट देखेगा, स्टेबिलिटी लिमिट देखेगा तो इसमें आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको अगर आप स्मॉल सिग्नल में आप धीरे 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 अगर डेल्टा बढ़ा रहे तो अप टू क्या है डेल्टा 90 डिग्रीज तक आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर जो दे रहे हैं स्टेबल में, सिस्टम स्टेबल है, मिशन स्टेबल है, आपको पावर भी मैक्सिमम कब दे रहे हैं, डेल्टा 90 डिग्रीज में दे रहे हैं। राइट। अगर डेल्टा 90 से ऊपर जा रहा है तो अनस्टेबल है। सो ये आपको मैक्सिमम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है। स्टेडी स्टेट क्यों बोल रहा हूँ, ये तभी हो सकते हैं आपको डेल्टा धीरे 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 अगर बढ़ता है तो ये आपको जो मैक्सिमम पावर जो सिस्टम देगा आपको मिशन देगा सिस्टम को, ये आपको यही पावर होगा, ये मैक्सिमम पावर, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पावर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको सिस्टम में सिंक्रोनिज्म लूज हो जाएगा और मिशन है इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसका बाद हो जाता है तो आपको सिस्टम में ऐसे ही सिंक्रोनिज्म से लूज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो लेकिन अगर आपको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होते हैं, स्टेडी स्टेट मतलब स्मॉल डिस्टर्बेंसेस में बोला, अगर कभी भी लार्ज डिस्टर्बेंस होते हैं, लार्ज डिस्टर्बेंसेस में क्या होगा, लार्ज डिस्टर्बेंसेस में मतलब आपको सडनली एक लार्ज अमाउंट में आपको इम्पैक्ट आया, सडनली एक फॉल्ट आया, सडनली आपको बड़ा जनरेट सडनली आपको ये हुआ पावर का ज़्यादा या कम हो गया था, उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, जो लोड मोटर मोटर में जो लोड है वो सडनली इंक्रीज होगा। ठीक है,
इस केस में क्या होगा, फिर भी क्या होगा हमारा देखेगा तो फ्रेंड्स, फिर भी आप देखेगा तो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा इसमें, जो अ, इस केस में ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी में क्या है, जैसा आपको फॉर एग्जांपल डेल्टा आपको यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं सिस्टम, ठीक है, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उस केस में अगर नॉर्मल केस में स्मॉल डिस्टर्बेंसेस में ये धीरे 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 जा रहे हैं, यहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर भी अगर लोड बढ़ता है तो ये आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो गया। लेकिन लार्ज डिस्टर्बेंस में सडनली आपको कोई डिस्टर्बेंस आया तो क्या होगा, आपको यहाँ आने से आपको पावर मीट होगा, लेकिन ड्यू टू सिस्टम का जो इनर्शिया का वजह से ये क्या होगा और आगे भी मूव होगा। इस आगे भी जो मूवमेंट होगा, अगर ये मूवमेंट आपको डेल्टा 90 से ऊपर जैसे ही क्रॉस हो जाते हैं, वेदर इट इज स्टेडी स्टेट या ट्रांसिएंट या कुछ भी है, लेकिन आपका पावर एंगल कर्व में अगर डेल्टा 90 डिग्रीज का ऊपर जैसे ही क्रॉस हो जाता है तो सिस्टम इसका स्टेबिलिटी ऐसे ही लूज हो गया, राइट, लूज हो गया, राइट। सो ये बेसिकली अगर ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल लार्ज डिस्टर्बेंस आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है, आपको नया आपको लोड बढ़ गया, आपको आइडियली वो स्विंग होने के बाद यहाँ आना चाहिए, लेकिन सिस्टम यहाँ नहीं आते हैं, ये स्विंग में आपको यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से और आगे चला जाता है, और आगे चला जाएगा तो जैसे 90 डिग्रीज के ऊपर चला गया तो सिस्टम अनस्टेबल है, सो आपको छोड़ ही देते हैं वहाँ से, ठीक है। इसीलिए आप देखेगा तो हमेशा ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इससे कम ही रहते हैं, ठीक है, कम ही रहते हैं। और क्योंकि वो ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी और दूसरा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट जो मैं आपको बोला, ये बेसिकली हर एक सिस्टम का कांस्टेंट है। ये जैसे यहाँ देख लीजिए कांस्टेंट है, क्योंकि आपको जनरेटर का वोल्टेज पता है, आपको मोटर का वोल्टेज पता है, सिस्टम का रिएक्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है, सो ये एक कांस्टेंट है। ये आपको जैसे ही सिस्टम बना दिया उस टाइम के बाद आपको स्टेडी स्टेट लिमिट आपको कांस्टेंट है। लेकिन आप ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट देखेगा तो ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपको डिस्टर्बेंस के ऊपर, आपको डिस्टर्बेंस कितना सीवियर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है, आपको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट और कम मिलेगा आपको, ठीक है। सो इसी वजह से आपको जो डिस्टर्बेंस का क्वांटिटी इसका क्वांटम के हिसाब से, ठीक है, सो इसमें एक अपर लिमिट होगा, उसकी ऊपर अपर लिमिट मतलब आपको अगर फॉर एग्जांपल जो ऑपरेटिंग एंगल जिसमें आप इनिशियल ऑपरेटिंग एंगल पे काम कर रहे हैं उससे आपको एक न्यू पॉइंट यहाँ है, लेकिन इसके बाद आपको डिस्टर्बेंस के हिसाब से ये जो मोमेंटम आते हैं वो मोमेंटम डिपेंड करते हैं डिस्टर्बेंस के ऊपर। अगर डिस्टर्बेंस बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, इसमें अनस्टेबल हो जाएगा, और छोटा मोमेंटम में शायद ये स्टेबल हो सकते हैं। तो इसी वजह से एक एक डिस्टर्बेंस के लिए, एक एक इनिशियल कंडीशन के लिए हमारा ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट है वो चेंज करेगा, अनलाइक स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट जैसा नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि इसमें जो मोमेंटम है वो उसकी वजह से वो मोमेंटम जैसे आपको एक्चुअली क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल सिस्टम में ये आपको 50 मेगावाट है मैक्सिमम, ठीक है, अभी सिस्टम चल रहे हैं 30 मेगावाट पे, ठीक है, सडनली सिस्टम में 15 मेगावाट आ गया तो 45 मेगावाट में जाना चाहिए, लेकिन ये तब होगा आपको धीरे 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 बढ़ेगा तो 45, लेकिन अब सडनली 45 बढ़ा दिया तो सिस्टम का रोटर एंगल सडनली इंक्रीज हो गया तो यहाँ रुकेगा नहीं है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम की वजह से और आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट है हमेशा हमेशा कम ही रहते हैं, और ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट है ओनली एक एक कंडीशन के लिए एक एक लिमिट होगा, एक एक ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए भी एक एक लिमिट होगा। इनिशियली ये कौन सी इनिशियल पावर एंगल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट, एंड इसके साथ उस पावर एंगल में आपको कौन सी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। तो इसीलिए ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी वैल्यू से लिमिट वैल्यू से डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं आपको। सो आपका इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशन और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस का ऊपर है, आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेगा तो अभी डिस्टर्बेंसेस, अगर आप डिस्टर्बेंसेस देखेगा तो डिस्टर्बेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, आपको लोड सडनली इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जाम्पल इस सिंक्रोनस मोटर में सडनली लोड इंक्रीज हो गया, ठीक है, या नहीं है तो इस जनरेटर सडनली लोड छोड़ दिया, ठीक है, या नहीं है तो इसका फेडर कोई ट्रिप हो गया, इसका ट्रांसमिशन लाइन में कोई लाइन ट्रिप हो गया, नहीं तो इसका ब्रेकर ट्रिप हो गया, या
जनरेटर का ब्रेकर ट्रिप हो गया, ठीक है, या नहीं ये तो सिस्टम में कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है। ये 3 केस हो सकता है, या लोड का साइड, या जनरेटर का साइड, या लाइन का साइड, कुछ ना कुछ का वजह से आपको हुआ, या नहीं ये तो कोई भी फॉल्ट का वजह से। अगर ये सारे डिस्टर्बेंसेस, ये एक डिस्टर्बेंस के हिसाब से ये होगा, ठीक है। सो बाकी केसेस हमको पता है, सिंपल जो डिस्टर्बेंसेस है, जैसे ये लोड सडनली इंक्रीज हुआ, या जनरेटर सडनली लोड छोड़ दिया है, नहीं तो जनरेटर सडनली इंक्रीज हो गया था, इसके एवीआर का फॉल्ट का वजह से एक्टिव पावर बढ़ गया। ऐसे केस में हमको पता है, ये सिंपली इसका जो डेल्टा है, अगर ये 90 डिग्रीज का ऊपर चला जाता है तो अनस्टेबल है, 90 डिग्रीज का नीचे है तो वो स्टेबल है। इवन इसका स्विंग भी, ठीक है, इवन इसका स्विंग भी अगर ऐसे जो आता है तो ठीक है। लेकिन शॉर्ट सर्क्यूट के केस में क्या होता है वो हम देखेंगे। अगर इस लाइन में शॉर्ट सर्क्यूट है, ठीक है, तब क्या होगा, आपका जो जनरेटर है बेसिकली, वो आपको क्या होगा, ओनली जनरेटर फीड करेगा। ये मोटर में तो इससे कोई सब पावर तो जाएगा नहीं, ये पूरा पावर आपको इसी में ही जाएगा, राइट। और अगर ये 3 फेज का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो पूरा पावर इसी में ही जाएगा, ठीक है। जनरेटर मोटर को कुछ भी सप्लाई पावर नहीं देगा, पूरा फॉल्ट को ही फीड करेगा, ठीक है। इसमें आपको प्योरली इंडक्टेंस से आपको दिखा रहा था, प्योरली रिएक्टेंस है। सो इसका जनरेटर में भी आपको जो एक्टिव पावर है वो आइडियली आपको जीरो होना चाहिए, ये फॉल्ट को ओनली रिएक्टिव पावर फीड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिकली भी देखेगा तो जनरेटर में जो इसका जो गवर्नर है, अभी जनरली आपको जो जनरेटर इनिशियली मोटर को एक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हैं, वो गवर्नर इनिशियली इसको जीरो करके एक्टिव पावर जीरो नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जनरली आपको 0.75 0.85 उस रेंज में आपको जनरली गवर्नर टाइम लेते हैं। उस टाइम तक अप टू 0.75 0.85 सेकंड तक के क्या होगा, इसका जो जनरेटर में प्राइम मूवर का इनपुट सप्लाई है, लेकिन जनरेटर का प्राइम मूवर इनपुट सप्लाई है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिकल का जो इसका लोड है ही नहीं है, एक्टिव पावर है ही नहीं है, इसमें प्योरली रिएक्टिव पावर ले रहे हैं। और इसमें प्योरली रिएक्टिव पावर मतलब एवीआर का जो सप्लाई से ले रहे हैं, लेकिन जो प्राइम मूवर से जो सप्लाई आ रहे हैं वो कांस्टेंट है अभी, क्योंकि ए भी गवर्नर तुरंत चेंज नहीं हो रहे हैं। सो इस वजह से क्या हो रहे हैं, आपको इनपुट पावर है, इनपुट पावर है, लेकिन आपको जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, जनरेटर ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेगा इस केस में, ठीक है। जनरेटर एक्सेलरेट करेगा, इसका डेल्टा ए इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस जनरेटर का फॉल्ट का केस में जनरेटर का डेल्टा ए इंक्रीज होगा, क्योंकि जनरेटर में एक्सेलरेशन होगा। अरे मैकेनिकल पावर तो है ही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर है ही नहीं है इसमें। इसी वजह से आपको जनरेटर एक्सेलरेट करेगा, डेल्टा इंक्रीज होगा। अभी मोटर का केस में क्या होगा, मोटर में क्या है, मोटर ऑलरेडी जनरेटर का पूरा पावर इस साइड जा रहे हैं, सो मोटर का तो कुछ पावर मिल ही नहीं रहे। सो मोटर का जो इनपुट इलेक्ट्रिकल सब पावर है वो जीरो हो गया, लेकिन मोटर में जो लोड है वो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हुआ। सो इस केस में क्या हो रहे हैं, मोटर में लोड डिमांड है वो सेम ही है, लोड सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो गया। सो क्या होगा, मोटर का जो इनर्शिया का वजह से मोटर तुरंत जीरो स्पीड में तो आएगा नहीं है। सो मोटर क्या हो रहा है, इनपुट सप्लाई जीरो है, लेकिन मैकेनिकली वो रोटेट होगा, लेकिन इसका स्पीड है धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, ठीक है, स्लो डाउन होगा। वो स्लो डाउन हो गया तो वो स्टेबल कब होगा, अगर ये धीरे धीरे स्लो डाउन होगा मोटर, अगर आपको धीरे 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 से पहले क्या होगा, धीरे धीरे मोटर का डेल्टा आपको क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोटर का डेल्टा जैसे 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 इंक्रीज होगा, अगर इसका डेल्टा 90 डिग्रीज का बाद अगर चला गया तो ये आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म में चला जाएगा, इट इज़ नो मोर ए सिंक्रोनस मोटर है, या आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म में चला जाएगा, और ये आपको सिस्टम से बाहर ही चला गया। अगर आपको इन केस आपको फॉल्ट होने के बाद आपको डेल्टा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो डेल्टा 90 डिग्रीज होने से पहले ही आप अगर इसको फॉल्ट को क्लियर करेगा, तब आपको सिस्टम इंटैक्ट में हो सकते हैं। लेकिन आपको 90 डिग्रीज के बाद जैसे ही ये चला गया तो इवन इसके बाद फॉल्ट क्लियर भी हो गया, तो ये एक दो असिंक्रोनस सिस्टम को अगर आप आपस में जोड़ देगा तो वो आउट ऑफ स्टेप में ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये है, अगर ये 3 फेज फॉल्ट है तो। लेकिन अगर आपको ये सिंगल फेज फॉल्ट है, ये नहीं है तो अगर इसमें मल्टीपल पैरेलल फीडर से इसमें कोई एक फीडर में आपको फॉल्ट है, ठीक है,
वो फॉल्ट है कोई सिंगल फेज या टू फेज फॉल्ट है, या सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, या डबल डबल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट ऐसे है, तो उस केस में थोड़ा सा पावर आपको जनरेटर से मोटर भी जा सकते हैं, क्योंकि तीसरा फेज या दूसरा बाकी दोनों फेज हेल्दी हैं, उसमें थोड़ा जा सकते हैं। उस केस में आपको इसका जो स्टेबिलिटी है ज़्यादा देर तक रहेगा, मतलब आपको टाइम मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। उस केस में आपको कभी कभी ये आप देखेगा तो सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में ये आपको 20-30 सेकंड तक भी आपको ये कंटिन्यूसली पावर देता रहेगा, मोटर को भी और इसका फॉल्ट को भी देता रहेगा, ठीक है। अगर इसके पहले अगर आप इसको रेक्टिफाई करेगा तो इसमें आप आराम से इसको सिस्टम को नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सो और अभी इसका जो स्टेबिलिटी है इसको हम लोग क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली जो आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम जैसे ही है इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और इसके बाद जो इसका डिस्टर्बेंस का टाइम पे इसका ऑपरेटिंग पॉइंट या इसका जो डेल्टा कौन सी लोड एंगल पे कौन सी पावर पे ये आपको चल रहा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। इसके बाद आपका फॉल्ट कौन सी नेचर का फॉल्ट है, आपको थ्री फेज फॉल्ट है, सिंगल फेज टू ग्राउंड है, या डबल फेज टू ग्राउंड है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और वो फॉल्ट का लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और इसके बाद आप जितना जल्दी आपको फॉल्ट को क्लियर करेगा तो उतना जल्दी आपको, जैसे मैं आपको बताया था, ये डेल्टा जैसे 90 पहुंच जाएगा इसके बाद है तो आपको अनस्टेबल, लेकिन डेल्टा 90 पहुंचने के पहले भी अब अगर आप क्लियर करेगा तो ये मोमेंटम का वजह से डेल्टा 90 क्रॉस कर सकते हैं, वो सिस्टम अनस्टेबल हो सकते हैं। इसके बाद आप रिस्टोर फॉल्ट क्लियर होने में भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो आपको स्पीड ऑफ फॉल्ट क्लियरेंस जितना जल्दी आपको निकालेगा तो उतना आपको स्टेबिलिटी का चांस बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको नंबर ऑफ लाइंस जितना, अगर आपको मल्टीपल लाइंस कनेक्टेड है तो कितना लाइंस आपको ट्रिप हुआ उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसके बाद जो ऑटो रिक्लोजिंग है, और इसके बाद इसका जो बाकी कंट्रोलिंग सिस्टम है गवर्नर का, एवीआर का, उसके ऊपर भी ये बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी है उसको हम लोग दो प्रकार से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। एक आपका स्विंग इक्वेशन है, दूसरा आपको इक्विलेरिया क्राइटेरिया है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।